खास निर्देश दिए गए हो। सर किस तरह की बैठक थैंक यू। तो जयपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। बैठक खत्म हो चुकी है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ब्यूरोक्रेट्स के साथ तकरीबन 1 घंटे तक की बैठक चली सचिवालय में, जहां पर ब्यूरोक्रेट्स के साथ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मौजूद रहे। योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर चर्चा की गई। सहयोगी अरबाज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरबाज, बैठक खत्म हो गई है, क्या कुछ चर्चा में शामिल रहा? जी बिल्कुल, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक थी और जो प्रदेश के सभी महत्वपूर्ण और जिम्मेदार प्रशासनिक अधिकारी थे वो मौजूद थे। मुख्य सचिव उषा शर्मा भी यहां मौजूद थी। उनके साथ में जो मुख्यमंत्री कार्यालय के जिम्मेदार अधिकारी हैं, प्रमुख शासन सचिव टी रविकांत और जो सचिव हैं आनंदी और संयुक्त सचिव सौम्या झा यहां मौजूद थी। उनके अलावा जितने भी जिम्मेदार जो एसईएस हैं सभी बड़े विभागों के, उनके साथ में बैठक और चर्चाओं का दौर जारी रहा। सभी ने जो है एक तरह का इंट्रोडक्शन भी दिया। अपने इस बैठक के दौरान बातचीत की, सभी विभाग की महत्वपूर्ण योजनाओं, वर्तमान स्थिति के बारे में बताया और जो बातचीत के दौरान प्रदेश की स्थिति के बारे में जानकारी दी। जिस तरह के जो हालात थे उन तमाम चीजों के बारे में जानकारियां यहां पर दी गई और अभी भी आप देख सकते हैं कि बैठक के बाद में अधिकारियों के निकलने का सिलसिला जारी है यहां पर। और जो बातचीत हुई थी, बैठक हुई थी, उसमें यहां पर एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि कैसे जो राजस्थान में कमिटमेंट भाजपा की सरकार ने किया था उस कमिटमेंट को पूरा किया जाए और जो वादे जनता से किए गए थे, जन कल्याण से जुड़ी जो योजनाएं हैं उनको कैसे ग्रास रूट लेवल पर अमल में लाया जाए। खास तौर पर जो केंद्र की योजनाएं उनको लेकर के किस वजह से उदासीनता बरती गई और किस तरह से उनको बेहतर तरीके से अमली जामा पहना करके आम आदमी को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचाया जाए, इस पर बातचीत की गई। यहां पर जो अधिकारियों ने एक तरह का जो पहला उनका कम्युनिकेशन था प्रदेश के नए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ में, तो बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा जो था उनका डिटेल में नहीं रहा, लेकिन एक फॉर्मल इंट्रोडक्शन भी हुआ और इंट्रोडक्शन के बाद में बातचीत का सिलसिला जारी रहा। यहां पर जो योजनाओं को लेकर के बातचीत थी वो स्पष्ट थी कि किस तरह से जो नए मुख्यमंत्री है, नई कार्यशैली है, उसे अमल में लाना है, किस तरह से जो भाजपा के संकल्प पत्र से जुड़े वादे हैं जनता के, जो जनता से किए थे, उन वादों को ग्राउंड जीरो पर जो है अमल में लाना है। इन सभी चीजों को लेकर के चर्चा का दौर जारी रहा और एक तरह का आप ये मान करके चलिए कि प्रदेश में जो हालात हैं अभी वर्तमान, उनको लेकर के चर्चा हुई है। अधिकारी सभी यहां पे मौजूद थे। खासतौर पर जो जल जीवन मिशन से जुड़ी योजनाओं को लेकर के जानकारी दी गई है कि किस तरह से केंद्र से क्या उनको लक्ष्य दिए गए थे और उसमें जो प्रदेश में अमली जामा पहनाने में कमी रही उसको लेकर के बातचीत की गई। तो बहुत सी महत्वपूर्ण योजनाएं थी। प्रदेश में जो वर्तमान बिजली की स्थिति है उसको लेकर के बातचीत की गई, किस तरह से क्या हालात रहने वाले हैं, क्या तैयारियां हैं। तो एक तरह का फॉर्मल इंट्रोडक्शन था, बातचीत की गई है, बहुत अच्छे माहौल में यहां पर हुई है। और बातचीत के बाद में अभी मुख्यमंत्री जी जब यहां से निकले उनसे बातचीत की भी हमने कोशिश की, हालांकि उन्होंने बहुत ज्यादा कुछ नहीं कहा, लेकिन कहा कि एक नॉर्मल मीटिंग थी, बातचीत हुई है और अभी जो है विचार मंथन का, चिंतन का सिलसिला जारी रहेगा और जल्दी जनता को कुछ अच्छी जो है खबरें यहां से निकल करके सामने आएंगी, क्योंकि सेंटर की जो योजनाएं हैं उन पर खास फोकस रहने वाला है और उन्हें किस तरह से एक आम आदमी तक पहुंचाया जाए, कैसे राजस्थान के कोने कोने तक जो आम आदमी उन योजनाओं से लाभान्वित हो सकता है, कैसे जुड़ सकता है, इसे लेकर के भी यहां पर बातचीत की गई है। जी बिल्कुल अरबाज, तो राज्य सरकार की जो योजनाएं होंगी उनका फायदा तो लोगों तक पहुंचाया जाएगा, इसे लेकर तो बैठक में चर्चा की ही गई होगी और साथ ही साथ केंद्र की योजनाओं को कैसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाया जाए इसे लेकर भी माना जा रहा है कि चर्चा की गई होगी, क्योंकि योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर चर्चा की गई है। आप बता रहे हैं अरबाज, तो मैनिफेस्टो में कई सारे ऐलान बीजेपी की ओर से किए गए हैं। महिला सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा रहा और कहा गया था कि अगर हमारी सरकार आती है तो एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन करेंगे, इसे लेकर चर्चा की गई क्या आज की बैठक में? देखिए, जो मैनिफेस्टो के सभी बिंदु थे वो न सिर्फ महिला सुरक्षा बल्कि जो बेरोजगारों से जुड़े मुद्दे थे, पेपर लीक का इन्होंने पहले ही एक्शन ले लिया था। इसके अलावा जो एंटी गैंगस्टर यहाँ पर टास्क फोर्स बनाई गई है उसकी बातचीत भी की गई थी। जो सारी घोषणाएं थी, जो वादे थे जनता से किए हुए,
उन्हें कैसे जल्दी से जल्दी अमल में लाया जाए, कैसे उन्हें पूरा किया जाए, किस विभाग से जुड़ी वो योजनाएं, कौन से अधिकारी उस पर जो है कार्य योजना बनाकर के जल्द से जल्द तैयार कर सकते हैं। एक जो प्रेजेंटेशन है वो इसको लेकर के तैयार की जाएगी कि जो योजनाओं को लेकर के भाजपा ने वादे किए थे उन्हें कैसे एक मूर्त रूप दिया जाए, कैसे जो है उन्हें एक फॉर्मल तरीके से जनता को उसके जरिए लाभ पहुंचाया जाए। इन तमाम चीजों पर बहुत ही विस्तार से बातचीत हुई है और खास तौर पर जो वर्तमान स्थिति है, अभी पिछली सरकार ने जिन हालात के अंदर स्टेट को छोड़ा है उन हालात को लेकर के भी चर्चा की गई है कि कौन सा विभाग किस स्थिति में है और किस तरह से वो जो नई जो तैयारी है सरकार की उसमें अपना सहयोग करेगा और किस तरह से वो अपनी कार्यशैली में बदलाव करते हुए उन चीजों के ऊपर फोकस करेगा जिन्हें सरकार ने अपने संकल्प पत्र में, घोषणा पत्र में जनता से जो वादे किए थे मैनिफेस्टो में, उन्हें कैसे काम करके अमली जामा पहनाया जा सकता है, कैसे जनता को लाभ पहुंचाया जा सकता है। इन तमाम बिंदुओं पर यहां पर चर्चा हुई है और खास तौर पर जैसे मैंने कि आपको बताया कि केंद्र की योजनाओं पर खासा फोकस रहा आज की बातचीत में कि उन्हें भी जो है ग्रास रूट लेवल तक पहुंचाया जाए। और ये सवाल भी किया गया कि पिछले जो कार्यकाल में उन योजनाओं को लेकर के उदासीनता क्यों बरती गई, कहां बरती गई, किस तरह की कमियां रही, उन्हें कैसे दुरुस्त किया जा सकता है और कैसे बेहतर परफॉर्म किया जा सकता है, इस पे भी बातचीत की गई है। जी अरबाज, तो योजनाओं को अमली जामा कैसे पहनाया जाए इसे लेकर बैठक में खास चर्चा की गई है, क्योंकि आप कह रहे हैं कि ग्राउंड पर अभी स्थिति क्या है इसे लेकर फीडबैक लिया गया है जो ब्यूरोक्रेट्स वहां पर मौजूद रहे। तो ये माना जाए कि इस बैठक के बाद बड़े फैसले भी लिए जा सकते हैं मुख्यमंत्री की ओर से। देखिए अभी जो पूरी तरह से हालात को और अपने स्टेट को, विभागों की स्थिति को, तमाम चीजों को समझने का और जानने का दौर जारी है। इसमें किस तरह से जो सरकार की प्राथमिकता हैं उनको कैसे अधिकारी समझेंगे, क्योंकि अधिकारियों को भी एक तरह से उनके लिए देखा जाए तो एक फॉर्मल मीटिंग थी, उन्हें ये समझना था कि उनके नए मुख्यमंत्री कैसे हैं, क्या सोच रखते हैं, किस तरह से चीजों को जो है एग्जीक्यूट करने की उनकी तैयारी है। तो एक विचारों का आदान प्रदान हुआ है, बातचीत समझने की कोशिश की गई है। तो ये एक बेहतर तरीका था क्योंकि नई सरकार आई है। पिछले सरकार में पिछले मुख्यमंत्री का तरीका अलग था, कार्यशैली अलग थी। नए मुख्यमंत्री हैं, क्या सोच रखते हैं, किस तरह से ये अपनी जो तमाम परेशानियों को अधिकारियों ने बताया है, कौन कौन सी समस्याएं जो है कार्यकाल में आ रही हैं, किस तरह के विभागों में, उनके विभागों से जुड़ी चीजें हैं, उनको लेकर के भी जानकारी दी है और क्या बेहतर करने के रास्ते हो सकते हैं, ये भी सुझाव यहां पर दिए गए हैं। तो अभी बैठकों का, बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक बेहतर माहौल में एक फॉर्मल इंट्रोडक्शन हो गया है, सभी को जानने समझने का एक तरह से दौर था। और खासतौर पर हो सकता है कि इस बैठक के बाद में कौन से अधिकारियों को कौन सी बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है, कौन से अधिकारियों को कौन से महकमे संभाले जा सकते हैं, इसके ऊपर भी विचार मंथन किया जाएगा। क्योंकि प्रशासनिक जो ढांचा है उसको एक तरह से देखें कि पूरा बदला जाएगा। जो पिछली सरकार में रहा, तो वर्तमान सरकार में जो अधिकारी जहां सूट करते हैं या जहां बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं उसको लेकर भी कहीं न कहीं एक जो पूरी कसरत है वो जारी है। तो ऐसे में अधिकारियों से फॉर्मल इंट्रोडक्शन के बाद में ये मान करके चलिए कि ये भी जल्दी एक लिस्ट या एक जो है तबादलों की सूची भी आएगी, जिसमें कहीं न कहीं अधिकारियों को, जो आईएएस अधिकारी हैं, उन्हें जिम्मेदारियां उनकी बदली जाएंगी और तबादले होंगे। तो अभी बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ है योजनाओं को लेकर के। जो है कहीं न कहीं जो अधिकारी भी अपने सुझाव दे रहे थे कि किस तरह से बेहतर किया जा सकता है, और भी बहुत सी चीजें होंगी और उन चीजों को लेकर के जिस तरह से अपडेट आते रहेंगे उसी हिसाब से जो है अधिकारी भी सुझाव देंगे आगे सरकार को और सरकार अपने हिसाब से फैसले लेती रहेगी। क्योंकि बैठकों का सिलसिला अभी कंटिन्यू रहना है। पहली फॉर्मल मीटिंग थी, खुद मुख्य सचिव इसमें मौजूद थी, उनके साथ में जितने जो अतिरिक्त मुख्य सचिव हैं, सीएस हैं, वो यहाँ मौजूद रहे, सीएम के जो ऑफिसर्स हैं वो भी रहे मौजूद। तो ये एक फॉर्मल एक तरह से मीटिंग हो गई है और अब जो है कहीं न कहीं एक जो सही तरीके में, सही दिशा में, सही स्पीड में जो है सरकार आएगी और उस हिसाब से काम करना शुरू हो जाएगा। जैसे कि पिछली मीटिंग में आपने देखा था कि पहली कैबिनेट मीटिंग उन्होंने शपथ ग्रहण करने के बाद में शाम को ही की और जो प्राथमिकताएं थी, तीनों महत्वपूर्ण जो बिंदु थे, उनको लेकर के एक्शन भी लिया। तो आज बैठक के बाद में जो पिछली सरकार की योजनाएं हैं, जन कल्याण से जुड़ी हुई हैं, उन्हें किस तरह से कंटिन्यू रखा जाए, कैसे और बेहतर परफॉर्म किया जाए, जो मैनिफेस्टो में बिंदु हैं उनको शामिल किया जाए और सेंटर वाली योजनाएं जो हैं उनको लेकर के भी कहीं न कहीं जो है अधिकारियों की जिम्मेदारियां तय की जाएंगी प्रदेश के अंदर। क्योंकि इससे पहले भी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बड़े फैसले लिए, जैसे उन्होंने शपथ ग्रहण किया, न सिर्फ पेपर लीक बल्कि गैंगवॉर को लेकर
लेकर भी फैसले किए। अब देखना होगा कि इस बैठक के बाद क्या फैसले लिए जाते हैं, और जैसा कि आप कह रहे हैं कि तबादले की सूची भी सामने आ सकती है, तो आप नजर बनाए रखिएगा। अरबाज, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। भजन लाल की टीम क्या फाइनल कर ली गई है, ये है सवाल, क्योंकि मंत्रिमंडल का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। भजन लाल कैबिनेट पर कयासों का दौर लगातार जारी है, और सवाल यह है कि क्या मंत्रिमंडल में भी चौंकाने वाले चेहरे सामने आ सकते हैं। राजस्थान में सीएम और डिप्टी सीएम के पदभार ग्रहण करने के बाद अब चर्चा मंत्रिमंडल को लेकर है। दिल्ली में रविवार को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले कई नामों पर चर्चा हुई। हालांकि अभी फाइनल नाम कोई तय नहीं किया गया है, तो मंत्रिमंडल का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री का नाम लोगों को चौंकाता नजर आया, डिप्टी सीएम के नाम भी चौंकाने वाले थे, क्या ऐसा ही नाम मंत्रियों का भी हो सकता है जिन्हें मंत्रिपरिषद में जगह मिलेगी? मंत्रिमंडल में कौन से चेहरे शामिल किए जाएंगे, इसे लेकर बड़ा सवाल। भजन लाल कैबिनेट पर कयासों का दौर जारी। फिर चौंकाएंगे मंत्रिमंडल के चेहरे या संभावित चेहरे बनेंगे कैबिनेट का हिस्सा? राजस्थान में नई सरकार के शपथ समारोह को कई दिन बीत चुके हैं। भजन लाल सरकार ने काम करना भी शुरू कर दिया है। अब सवाल ये है कि कैबिनेट का गठन कब होगा, अगर होता है तो कौन कौन इसका हिस्सा होंगे? इन सब सवालों के जवाब अभी किसी के पास नहीं, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि सीएम भजन लाल शर्मा अपने दिल्ली दौरे में इन सब सवालों के जवाब लेकर आएंगे। सूत्रों की माने तो रविवार रात बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर जो बैठक हुई, उसमें मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने वाले कई नामों पर चर्चा हुई, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद थे। सीएम भजन लाल शर्मा के अलावा डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा और दिया कुमारी भी इस बैठक में शामिल थी। एक तरफ मंत्रिमंडल के गठन को लेकर सुगबुगाहट तेज है, तो वहीं इस बीच सीएम भजन लाल शर्मा ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से उनके आवास पर करीब आधे घंटे मुलाकात की। इसके अलावा उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से भी मिले सीएम भजन लाल शर्मा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से भी सीएम ने भेंट की। राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार की कवायद तेज हो गई है। पहले ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि मलमास के बाद में राजस्थान में जो मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, लेकिन पिछले 2 दिनों से मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा सहित दोनों डिप्टी सीएम दिल्ली दौरे के ऊपर है। ऐसे में कयास ये लगाए जा रहे हैं कि अगले 1 से 2 दिन में मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। राजस्थान की नई सरकार के नए मंत्रिमंडल को लेकर जो सुगबुगाहट है, अगर उस पर गौर करें तो पहले चरण में नई कैबिनेट में 15 से 20 मंत्री शपथ ले सकते हैं। ऐसे कयास हैं कि मंत्रिमंडल में नए चेहरों को जगह मिल सकती है, और ऐसी भी उम्मीद है कि अगले कुछ दिनों में नाम का ऐलान हो सकता है। सूत्रों की माने तो रविवार शाम जेपी नड्डा के आवास पर जो बैठक हुई, उसमें कई नामों पर सहमति बन चुकी है। सीएम के 2 दिन के दिल्ली दौरे के बाद इतना तो साफ है कि आने वाले दिनों में कैबिनेट में जिन चेहरों को शामिल किया जाएगा, उनका ऐलान हो सकता है। लेकिन जिन नामों पर चर्चा जारी है, उनमें बाबा बालकनाथ, किरोड़ी लाल मीणा, अनीता भदेल, दीप्ति किरण माहेश्वरी, मदन दिलावर, महंत प्रतापपुरी, पुष्पेंद्र सिंह राणावत, ओटाराम देवासी, सुमित गोदारा, जोगेश्वर गर्ग, बाबू सिंह राठौर, हमीर सिंह भायल, जवाहर सिंह बेडा का नाम शामिल है। नियम कहता है कि सीएम के साथ ज्यादा से ज्यादा 30 मंत्री कैबिनेट का हिस्सा बन सकते हैं। बीजेपी सीएम के तौर पर भजन लाल शर्मा, दिया कुमारी और डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा को डिप्टी सीएम बना चुकी है। इसके बाद अब 27 मंत्री और बनाए जा सकते हैं। फिलहाल केवल 20 मंत्री ही बनाए जाने की चर्चा जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान।
और जयपुर से इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। करणपुर विधानसभा चुनाव से जुड़ी है बड़ी खबर। आपको बता दें, बीजेपी की चुनाव संचालन समिति का गठन हो चुका है। मंडल, शक्ति केंद्र और बूथ स्तर पर भी पार्टी ने दायित्व सौंपे हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री और प्रदेश उपाध्यक्ष CR चौधरी, प्रदेश उपाध्यक्ष सरदार अजयपाल सिंह, SC मोर्चा प्रदेशाध्यक्ष कैलाश मेघवाल और गंगानगर के जिलाध्यक्ष श्रवण पाल मान को दायित्व सौंपा गया है। ये बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। विधानसभा क्षेत्र के 8 मंडलों में डूंगरगढ़ MLA ताराचंद सारस्वत, खाजूवाला MLA डॉक्टर विश्वनाथ मेघवाल, श्रीगंगानगर MLA जयदीप बिहाणी, भादरा MLA संजीव कुमार बेनीवाल, लूण करनसर MLA सुमित गोदारा, सादुल शहर MLA गुरबीर सिंह बराड़, रायसिंह नगर के पूर्व MLA बलवीर लूथरा और सूरतगढ़ के पूर्व MLA अशोक नागपाल को विभिन्न मंडल प्रभारी का दायित्व सौंपा गया है। सहयोगी सौरभ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सौरभ, करणपुर विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां बीजेपी की ओर से किसे किसे जिम्मेदारी सौंपी गई है? जी बिल्कुल, देखिए करणपुर विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी जो है वो पूरी तरह से तैयार है और तमाम ताकत जो है वो बीजेपी ने झोंक दी। यही कारण है कि अलग अलग क्षेत्रों में विधानसभा एक ही है, लेकिन उसके 8 अलग अलग मंडलों के लिए विधायक और पूर्व विधायकों को जो है वो जिम्मेदारी दी गई है। साथ ही जितने भी शक्ति केंद्र हैं वहां पर करणपुर में 37 शक्ति केंद्र हैं और करीब 250 बूथ है, उनके लिए भी नेताओं और कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दे दी। यानी एक ही विधानसभा का चुनाव होना है, लेकिन उसके लिए भी बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत जो है वो झोंकी है। जो बड़े नेता हैं उनके अलावा जो विधायक ताराचंद सारस्वत है, इसके अलावा विश्वनाथ मेघवाल है, जयदीप बिहाणी है, संजीव बेनीवाल है, सुमित गोदारा है, गुरबीर सिंह बराड़ है, इन तमाम लोगों को जो है वो अलग अलग मंडलों की जिम्मेदारी देकर ये बीजेपी ने बता दिया है कि किस प्रकार से चुनाव जो है वो लड़ने की तैयारी कर रही है। बीजेपी सत्ता में है, बहुमत में है, उसके बावजूद एक विधानसभा क्षेत्र के लिए भी पूरी ताकत झोंककर पूरी ताकत के साथ जो है वो बीजेपी चुनाव लड़ने जा रही है। जी बिल्कुल सौरभ, एक सीट भी बीजेपी छोड़ना नहीं चाहती और यही वजह है कि एक सीट को लेकर भी पूरी तैयारी बीजेपी की ओर से की जा रही है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। राजस्थान की 16वीं विधानसभा के लिए कालीचरण सराफ प्रोटेम स्पीकर बनाए गए हैं, जिन्हें राजभवन में राज्यपाल कलराज मिश्र ने शपथ दिलाई। इस रिपोर्ट में देखिए। कालीचरण सराफ के हाथ प्रोटेम स्पीकर की कमान, राज्यपाल कलराज मिश्र ने दिलाई शपथ। राजभवन में राज्यपाल के जरिए शपथ ग्रहण कराते ही बीजेपी के वरिष्ठ नेता और 8 बार विधायक रहे कालीचरण सराफ 16वीं विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर बन गए। प्रोटेम स्पीकर कालीचरण सराफ अब नवनिर्वाचित विधायकों को विधानसभा में शपथ दिलाएंगे। प्रोटेम स्पीकर के सहयोग के लिए 3 सदस्य पैनल बनाया गया है, जिसमें विधायक दयाराम परमार, प्रताप सिंह सिंघवी और डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को शामिल किया गया है। परंपरा के मुताबिक विधानसभा सत्र शुरू होने के बाद पहले 2 दिन नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाई जाएगी। सदस्यों के शपथ के बाद विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव होगा। प्रोटेम स्पीकर ही विधानसभा के पहले दिन की कार्रवाई संचालित करता है। आइए अब आपको बताते हैं कि प्रोटेम स्पीकर होता कौन है। प्रोटेम का मतलब होता है कुछ वक्त के लिए, यानी अस्थायी होता है। सबसे ज्यादा चुनाव जीते विधायक को बनाया जाता है प्रोटेम स्पीकर। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति गवर्नर करते हैं। प्रोटेम स्पीकर ही नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाते हैं। विधायकों की शपथ के बाद स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का चुनाव होता है। स्पीकर के चुनाव के बाद प्रोटेम स्पीकर का कार्य खत्म हो जाता है। कालीचरण सराफ ने जयपुर की मालवीय नगर सीट से विधानसभा का चुनाव जीता है और हैट्रिक मारी है। तीनों बार उनके सामने कांग्रेस ने अर्चना शर्मा को खड़ा किया और तीनों बार उन्हें हार का सामना करना पड़ा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। तो
तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज विकसित भारत संकल्प यात्रा के शहरी अभियान का शुभारंभ किया। सांगेनैर विधानसभा क्षेत्र से शुरू हुए इस शिविर के तहत अब प्रदेश भर के निकायों में जहां लाभार्थियों का रजिस्ट्रेशन करके उनको योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। सीएम ने इस अभियान को शुरू करने के साथ ही साफ तौर पर कहा कि अब कोई योजनाओं के लाभ से अछूता नहीं रहेगा। योजनाओं का पूरा लाभ आम जन को मिलेगा और सही समय पर मिलेगा। उन्होंने कहा कि नहीं मिलने पर अधिकारियों की जवाबदेही भी तय की जाएगी। तो विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने लोगों को संबोधन करते हुए कहा कि केंद्र सरकार की जो भी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उनका लाभ लोगों तक जरूर पहुंचेगा। हम ये सुनिश्चित करेंगे कि एक एक जन तक योजनाओं का फायदा पहुंचे। साथ ही साथ मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि अगर योजनाओं का लाभ नहीं पहुंचेगा तो इसके लिए जवाबदेही अधिकारियों की होगी। यानी कि अगर अधिकारियों की लापरवाही सामने आती है तो उनके ऊपर भी गाज गिर सकती है। तो भजनलाल शर्मा ने जमकर केंद्र की योजनाओं का बखान भी किया और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि सुनिश्चित किया जाएगा कि सभी तक योजनाओं का लाभ पहुंच सके। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 15 नवंबर 2023 को शुरू की गई है विकसित भारत संकल्प यात्रा संपूर्ण देश में नागरिकों तक योजना का लाभ पहुंचाने वाला एक परिवर्तनकारी अभियान है। तो हमारी विकसित भारत संकल्प यात्रा है तो हमारी पार्टी का ध्येय है अंत्योदय और गरीब कल्याण को लेकर के माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस विकसित भारत संकल्प यात्रा से गांव के उस अंतिम पंक्ति में खड़े उस व्यक्ति को लाभ पहुंचेगा जिसका पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने और यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने सपना देखा है कि अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति को हमारी इस योजना के माध्यम से किस तरह से लाभ मिल सकता है। खबर जयपुर से है जहां पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने ये बयान न्यूज 18 से खास बातचीत के दौरान दिया। खाचरियावास ने कहा कि बीजेपी ने वरिष्ठों को दरकिनार कर दिया है। जिन नेताओं ने जमीन पर संघर्ष किया उनकी जगह पार्टी नए चेहरों को आगे बढ़ा रही है। बीजेपी को इसकी कीमत चुकानी पड़ सकती है। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी ने मस्जिदों के निर्माण की खबरें फैलाई और जनता को बरगलाकर चुनाव जीत गई। सुनिए। हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रताप सिंह खाचरियावास। खाचरियावास जी, ये जो नतीजे आए उसके बाद में एमपी और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने बहुत सारे बड़े बदलाव करे हैं, युवाओं को आगे बढ़ाया है। राजस्थान में आप किस तरह की जरूरत महसूस करते हैं? देखिए, राजस्थान में ये जरूरत महसूस कब क्या होगा ये बहुत जल्दी है। अभी एक्शन आपको पता है, अपोजिशन लीडर का फैसला होना है। तो जो विधायक है उन्होंने अपनी राय दे दी, ऊपर चली गई राय। अब उसके बाद कौन अपोजिशन लीडर बनेगा, उसमें कई लोगों के नाम चल रहे हैं। सचिन पायलट जी का भी है, बाकी लोगों का भी नाम है। तो ये जमाना बदल रहा है, तो जमाना बदलने के अनुसार नई लीडरशिप भी आ रही है, सब पार्टियों में आ रही है, तो नई लीडरशिप तो आगे आएगी। पूरा होमवर्क हो गया होगा आपका। कांग्रेस पार्टी क्यों हारी? 69 सीटें, एक सम्मानजनक स्कोर तो है, लेकिन आप सत्ता की दहलीज तक नहीं पहुंच पाए। आप क्या बात कर रहे हैं? आप सिटीज में हमें सबसे ज्यादा नुकसान हो। अब जयपुर में तो बीजेपी ने एक ही प्रचार किया, लोगों को वोटर को समझना चाहिए। इसमें मैं बीजेपी से ज्यादा वोटर को समझदार बनना पड़ेगा। ये देश की आजादी को सिर्फ 76 वर्ष हुए हैं। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई यहीं रहते हैं। आप बताओ, मैं खुद मिनिस्टर था, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी, लोग जाके कह रहे हैं भाई साहब यहाँ मस्जिद बन रही है, तो 5 साल में तो मस्जिद नहीं बनी। और मस्जिद कभी सरकार नहीं बनाती। मंदिर तो सरकार बना सकती है, मस्जिद तो हम बना ही नहीं सकते। इस्लाम में ये लिखा हुआ है कि मस्जिद बनाने का किसी सरकार को अधिकार ही नहीं है। सरकारों से मस्जिद बनवाते ही नहीं है इस्लाम धर्म को मानने वाले मुस्लिम्स। वो मस्जिद जो बनाता तो एक मुस्लिम भी नहीं बना सकता। मस्जिद भी ऐसी जगह वो बनाते हैं जब सब मिलके पैसा लगा के जहां मुसलमान होते हैं। भाई साहब, आपने मस्जिद बन रही है कहीं, बताओ फालतू की बातें। वोटर की हालत देखो ना आप। 5 साल जो सरकार हमारी थी तो मस्जिद कहां बन गई सरकारों ने। मैंने जैसे सिविल लाइंस में लगभग 20 करोड़ रुपए मंदिरों का काम चल रहा था। जब मैं चुनाव लड़ रहा था तब 37 मंदिरों का काम चल रहा था। वो दिख रहा है उनको, मंदिरों का काम चल रहा है। मस्जिद कहीं नहीं बन रही थी, ना बनने वाली थी। और वो वोटर होशियारी कर रहा है। तो जब वोटर ही होशियारी कर रहा है तो हम क्या करें? तो वोटर ने जब रिजेक्ट ही कर दिया तो बात खत्म हुई। तो वोटर को काम के आधार पर वोट नहीं देना था।
तो वहीं सुखदेव सिंह गोगामेडी हत्याकांड में सभी 7 आरोपियों को एनआईए की स्पेशल कोर्ट ने 2 जनवरी तक जेल भेज दिया है। गौरतलब है कि आज ही हत्या में शामिल शूटर और साजिशकर्ता की रिमांड पूरी हुई थी, जिसके बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया गया। इस रिपोर्ट में देखिए। गोगामेडी हत्याकांड में आरोपियों को जेल, एनआईए की स्पेशल कोर्ट का फैसला, 2 जनवरी तक सभी आरोपियों को जेल। पांच दिसंबर को जयपुर के श्याम नगर में राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या करने वाले शूटर और हत्या की साजिश रचने वाले सभी आरोपियों को एनआईए की स्पेशल कोर्ट ने 2 जनवरी तक जेल भेज दिया है। सोमवार को रिमांड अवधि पूरी होने के बाद सभी 7 आरोपियों को एनआईए कोर्ट में पेश किया गया। मामले में हथियार सप्लायर आरोपी पूजा सैनिक की रिमांड अवधि पहले ही पूरी हो चुकी थी। ऐसे में उसे पहले ही कोर्ट में पेश किया जा चुका है, जहां से उसे जेल भेजा गया। सभी 7 आरोपियों को एनआईए की जो स्पेशल कोर्ट है वहां पर पेश किया गया था। पूरे मामले की कार्रवाई जो फीडबैक था, अब तक की जो चार्ज रिपोर्ट थी वो कोर्ट ने देखी, तमाम केस डायरी को कोर्ट ने देखा। जो जज हैं एनआईए स्पेशल कोर्ट के रविंद्र कुमार सेकंड, उन्होंने इस पूरे मसले की सुनवाई की है। पूरे मसले की सुनवाई के बाद में करीब 30 से 35 मिनट सुनवाई चली। सुनवाई में काफी दलीलें जो थी वो जो है वो कोर्ट के अंदर जो है जो सरकारी वकील है उनकी तरफ से रखी गई। इसके अलावा जो आरोपियों के अधिवक्ता थे उनके तरफ से भी बात रखी गई। कोर्ट ने इस मामले में शूटर रोहित राठौड़, नितिन फौजी, रामवीर जाट, उद्धम सेन, राहुल, सुमित, भवानी सिंह और रोनी 7 आरोपियों को पेश किया, जिन्हें कोर्ट ने 2 जनवरी तक जो है वो कोर्ट ने जेल भेजने के आदेश जो है वो जारी किए हैं। गोगामेडी हत्याकांड में पुलिस ने शूटर रोहित और नितिन फौजी को उसके एक साथी के साथ चंडीगढ़ से गिरफ्तार किया था। वहीं जयपुर में फायरिंग के बाद भगाने में मदद करने वाले शूटर नितिन फौजी के साथी रामवीर और गुरुग्राम की जेल से भवानी सिंह उर्फ रोनी राजपूत समेत 3 आरोपियों को प्रोटेक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया गया। विदेश में बैठे रोहित और वांटेड वीरेंद्र चारण के निर्देश पर गोगामेडी की हत्या का आरोप है। आरोपियों को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में बख्तरबंद गाड़ियों के अंदर जो है वो ले जाया जा रहा है और लगातार ये कोशिश की गई। पूरी कड़ी सुरक्षा की व्यवस्था के बीच में एनआईए कोर्ट के अंदर आरोपियों की सुनवाई हुई और उसके बाद में सभी आरोपियों को कोर्ट ने जेल भेजने के आदेश जारी कर दिए हैं। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ लवली वधवा, न्यूज 18 जयपुर। और अब बात नकली नोट के डेवलपर की। झुंझुनू में नकली नोट छापने वाले गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए पुलिस ने गैंग के सरगना समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक आरोपी को पहले ही पुलिस गिरफ्तार कर चुकी थी। चिड़ावा सीआई विनोद सामरिया के मुताबिक खुडानिया गांव का रहने वाला शुभम पेशे से वेबसाइट डेवलपर है, जिसे पुलिस ने नकली नोट छापने के आरोप में गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक 15 दिसंबर को डीएसटी टीम ने अमित नाम के एक युवक को नकली नोट के साथ गिरफ्तार किया था, जिसकी पूछताछ में गैंग के दूसरे सदस्यों के बारे में जानकारी मिली। इसके बाद गैंग का सरगना शुभम जांगीर गिरफ्तार कर लिया गया। आरोप है कि शुभम न केवल खुद नकली नोट छाप रहा था, बल्कि उसने अपने जोधपुर के चौपासनी हाउसिंग बोर्ड में रहने वाले अपने दोस्त सुरेंद्र कुमावत के अलावा रामा पीर और हिमांशु सोलंकी की भी मदद काम में ली थी। पुलिस हर पहलू की गंभीरता से जांच कर रही है। पहलुओं का गहनता से अनुसंधान किया जाएगा। इस टीम के अंदर जो पूरी टीम थी वो पूरी कड़ी हमारे पास है। इनसे अब पृथक पृथक से पूछताछ किया जाना है और उपकरणों की बरामदगी किया जाना शेष है। ये इन्होंने अभी करीब 20-25 रोज से ही इन्होंने काम चालू किया है और शुभम के द्वारा ये पूरी रचना रची गई है और अभी अनुसंधान शेष है। अभी चूंकि प्रकरण 15 तारीख को दर्ज हुआ है, हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता थी अग्रिम मुलजिम को लाने का, वो हम लेके आए हैं।
खबर अजमेर से है। ख्वाजा मॉडल स्कूल में ERMS भर्ती परीक्षा के दौरान डमी कैंडिडेट को पकड़ा गया। ये मुन्ना भाई बायोमेट्रिक के जरिए पकड़ लिया गया। उसके खिलाफ सिविल लाइन थाने में राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 2022 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। एडिशनल SP सिटी महमूद खान ने बताया कि 17 दिसंबर को ERMS भर्ती परीक्षा का आयोजन किया गया और इसका केंद्र अजमेर के ख्वाजा मॉडल स्कूल रहा, जहां पर बायोमेट्रिक के जरिए उपस्थिति दर्ज की जा रही थी और इसी दौरान फर्जी अभ्यर्थी को पकड़ा गया। स्कूल प्रबंधन ने उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया है। उन्होंने ये अभियोग दर्ज करवाया है और उसके आधार पर इस मुकदमे को दर्ज करके कालूराम मीणा है, ये निवासी मेहंदीपुर बालाजी का है, जो दिलसुख मीणा स्वाईमाधोपुर निवासी है, इसकी परीक्षा देने के लिए बैठा था। उसके आधार पे ये मुकदमा दर्ज किया है और चूंकि ये नया जो परीक्षा अधिनियम राजस्थान सरकार का है, उसकी धारा 3/10 में, उसमें एडिशनल SP ही जांच अधिकारी होता है। अतः सिविल लाइन थाने में मुकदमा दर्ज करके और जांच की जा रही है और जैसी भी इन्वेस्टिगेशन से कार्रवाई होगी वो अमल में लाई जाएगी। कौन है आरोपी, कहाँ का रहने वाला है? मैंने बताया ना अभी आपको, ये कालूराम मीणा निवासी मेहंदीपुर बालाजी है, जिसको अभी डिटेन। और अब एक नजर